बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 सेलेशियल स्फीयर, और हम जो बुक यूज़ कर रहे हैं वो है स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी बाय W.M. स्मार्ट। आज हम डिस्कस करे जा रहे हैं इसका प्रॉब्लम नंबर 15। प्रॉब्लम नंबर 15 में आपसे कहते हैं कि इफ़ x इज़ द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट ऑन द लेवल ग्राउंड बाय अ वर्टिकल पोल, यानी सपोज एक वर्टिकल पोल है आपके पास जिसका जो शेडो कास्ट होता है उस शेडो की जो लेंथ है वो x के इक्वल है एट अपेरेंट नून, राइट। अब अगर आपको अपेरेंट नून का कॉन्सेप्ट ना हो तो मेरी सेलेशियल स्फीयर की जो फर्स्ट 4 पार्ट हैं जिसके अंदर सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पर कंपेयर बताए हैं आपको, वहाँ पर आप देख लेंगे, ठीक है जी। तो अपेरेंट नून आपको समझ आ जाएगा। एट एन इक्विनॉक्सेस, ठीक है जी, एट एन इक्विनॉक्स। तो वर्टिकल पोल जो है दोबारा पढ़ते हैं, x इज द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट ऑन द लेवल ग्राउंड बाय द वर्टिकल पोल एट अपेरेंट नून एट इक्विनॉक्स, यानी इक्विनॉक्स। अब यहाँ पर मैं आपको पार्शियली बताता चलूँ, आप मेरे उन लेक्चर्स को देख लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। इक्विनॉक्स का मतलब है कि जो इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट, यानी सन जो होता है वहाँ पर इक्वेटर पर होता है। एंड इफ y इज द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय द सेम पोल एट द समर सॉलिडिसाइज। तो समर सॉलिडिसाइज में जो लेंथ उसी पोल की जो शैडो की जो लेंथ है वो y के इक्वल है। व्हेन द सन इज ऑन प्राइम वर्टिकल, जब जो सन होता है वो प्राइम वर्टिकल पर होता है। फिर कहते हैं शो दैट कि जो x है वो बेसिकली इस पूरी रिलेशन के बराबर है, यानी y tan psi tan phi, जबकि यहाँ पर जो tan psi है वो बेसिकली इस रिलेशन के इक्वल है। ये तो आपको पता होगा साई किसके, ये जो एप्सिलॉन का नोटेशन है ये क्या शो करता है। बेसिकली ये जो एप्सिलॉन का नोटेशन है ये आपका सेलेशियल इक्वेटर और एलिप्टिक के दरमियान जो एंगल बनता है उसको हम एप्सिलॉन से शो करते हैं। तो ये मैंने अपने सेलेशियल स्फीयर के चैप्टर के अंदर जब मैंने 4 जो डिफरेंट लेक्चर्स हैं उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल से कवर किया है, तो वहाँ पर आप उसको देख लें। मैं जो इसके लिंक है वो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूँगा, ठीक है जी। तो अब आप इस प्रॉब्लम को हम समझते हैं और इस प्रॉब्लम को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। तो चलें ये प्रॉब्लम हम अपनी शुरू करते हैं। तो हम सपोज करते हैं कि एक वर्टिकल बीम सपोज करते हैं, लेट ए बी अ वर्टिकल पोल। ऑफ कोर्स के थोड़ी सी जो लेक्चर्स हैं उनकी वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है, सिर्फ उसका रीज़न ये है कि मैं चूँकि यहाँ पर चीज़ों को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ आपके लिए, तो आप भी बड़े पेशेंस के साथ इसको देखा करें। और इसकी हाइट जो है वो h के इक्वल है, जैसा कि हम अपनी फिगर में दिखा रहे हैं, एज शोन इन फिगर। ऑफ कोर्स फिगर पहले बनानी चाहिए थी, लेकिन चलें आप मेरे इससे यूज टू तो हो चुके होंगे। तो अब हम अपनी डायग्राम को पार्शली ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपके पास सपोज कीजिए कि मैं इसको जो है वो पर्पल कलर से बनाता हूँ। सपोज कीजिए कि ये है आपका एक वर्टिकल पोल, ठीक है जी, और ये जो है उस वर्टिकल पोल का है शेडो, ये हो गया इसका शेडो, ठीक है। अब ये शेडो कब बनेगा? ऑफ कोर्स ये शेडो उस वक्त बनेगा जब यहाँ पर आप जो है वो सन का एंगल बन रहा होगा। मैं इसको ज़रा दूसरे कलर से बनाता हूँ। ये सपोज कीजिए कि इस तरह की बात हो गई, ये ऐसे इस तरह का बटन, ठीक है जी। तो आपको यहाँ पर मैं भी इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिक्र नहीं कीजिए, आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ। तो सपोज कीजिए कि ये है आपके पास सन, ये आपके पास सन, राइट। और सपोज कीजिए कि ये है आपका पोल हम सपोज कर रहे हैं कि पोल A एंड B है, और ये है इस X और ये बन जाएगा C। तो ये X क्या चीज़ है? X बेसिकली इसकी लेंथ ऑफ द शेडो है, और ऑफ कोर्स के ये जो है वो ज़ेनत हो जाएगा आपके पास, ठीक है जी। अब अगर ये जो है वो ज़ेनत हो जाता है तो ये जो एंगल है ये ऑफ कोर्स के सन के साथ जो है वो ज़ेनत, यानी ये क्या लाता है ज़ेनत डिस्टेंस, हम उसको Z से शो करते हैं, यानी वो ये एंगल होगा। और ऑफ कोर्स ये जो है आपका कौन सा एंगल होगा? वर्टिकल एंगल होगा, तो ये भी Z से शो किया जाएगा, ठीक है जी, Z हो जाएगा। तो ये आपके पास एक डायग्राम बन गई। तो अब हम अपनी वापस प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं और इसको स्क्वायर, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है कि ये आपके पास एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, जिसकी हाइट जो है वो h के इक्वल है। मैंने यहाँ पर हाइट नहीं लिखी, हाइट लिख देता हूँ। हाइट जो है वो h के इक्वल है,
ठीक है जी। तो ये हाइट होगी इसकी एच के इक्वल है, और ये है सन, और सन के साथ इसका जो जेनत का जो डिस्टेंस है वो जेनत डिस्टेंस कहलाता है, उसको जेड से शो करते हैं, यानी ये वो डिस्टेंस हो जाएगा और ये भी जेड हो जाएगा आपके पास, और ये जो है इसका शेडो कास्ट हो रहा है, राइट। तो अब आप मुझे, मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि इफ़ एस, हम सपोज कीजिए कि ये हमें एस सन को रिप्रेजेंट करें, इफ एस रिप्रेजेंट द सन एंड ये जो z क्या है आपके पास, ये z क्या शो कर रहा है, z जेनत को रिप्रेजेंट कर रहा है या जेनत डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट जेनत। तो अगर मैं जेनत लिख रहा हूँ तो कंफ्यूज ना होइएगा, जेनत का मतलब जेनत डिस्टेंस ही है। तो अब आपके पास ये एक बन गई है राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि tan z जो है वो किसके इक्वल होगा? ये ऑफ कोर्स इसके इक्वल होगा इसके एंगल के रिस्पेक्ट से, ये 90 डिग्री है तो इस एंगल के रिस्पेक्ट से ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी h। इसका मतलब ये है कि ये जो x आपका शेडो कास्ट हो रहा है ये बराबर हो जाएगा h tan, ठीक है जी। तो ये बेसिकली आपका जो है वो लेंथ ऑफ द शेडो। अच्छा, अभी यहाँ पर ये डिस्कस नहीं किया गया क्योंकि ये बात हमने करनी है इक्विनॉक्सेस के अंदर। तो अभी इक्विनॉक्सेस का कोई कॉन्सेप्ट, ये लेंथ ऑफ द शेडो का फार्मूला हो गया, ये इक्विनॉक्सेस और सोलिस्टिस के लिए, दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है जी। लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट, तो ये फार्मूला सेम रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ पर इस प्रॉब्लम के दो सिनेरियोज हैं। तो पहले सिनेरियो में आपसे कहते हैं कि आप बात करें कि इस पोल की लेंथ क्या होगी इक्विनॉक्सेस के ऊपर। तो अब हमने पहले सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। एट इक्विनॉक्स, ये सारी डिस्क्रिप्शन लिखना ज़रूरी नहीं है बट आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो इक्विनॉक्स के पे जो सन होता है वो कहाँ पर होता है? ऑफ कोर्स मस्ट बी ऑन इक्वेटर, मस्ट बी ऑन इक्वेटर, ये इक्वेटर के ऊपर होता है। एंड एट अपेरेंट नून, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अपेरेंट नून की प्रॉब्लम में अपेरेंट नून की बात कर रहे हैं, एट अपेरेंट नून, ये अपेरेंट नून में क्या होगा? इट, मैं भी आपको और समझाता हूँ, इट मस्ट बी ऑन द मेरिडियन, मेरिडियन पे भी होगा। जैसा कि मैं आपको एक और डायग्राम बनाकर उसको समझाता हूँ। तो जैसा कि मैं एक डायग्राम बनाकर आपको समझाता हूँ तो आपको ये पॉइंट जो है वो एक ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए, आप इंशाल्लाह अच्छा समझ जाएंगे इसको। तो मैं जो है इसको डायग्राम को एक आप रफली डायग्राम बनाकर आपको बताता हूँ। सपोज़ कीजिए कि ये हो गया है आपका सेलेशियल स्फीयर, ठीक है जी। ये सेलेशियल स्फीयर हो गया। अच्छी सी बनाते हैं डायग्राम, ये हटा दीजिए इसको ऐसे कर की तरह डायग्राम। तो ये आपका बन गया है सेलेशियल इक्वेटर, और जो है ये जो है वो आपके पास हो गया होराइजन, दिस इज नोन एन होराइजन, और ये आपका आ गया है सेलेशियल इक्वेटर, ठीक है जी। ये आपका आ गया है सेलेशियल इक्वेटर, राइट। हमने और ये जो डिस्टेंस है ये ऑफ कोर्स आपको पता है जेनत होता है, और ये पोल होगा आपके पास, और ये जो एंगल है ये 90-5 लैटिट्यूड को शो कर रहा होता है आपके पास। तो अपेरेंट नून का मतलब ये होता है कि सन जो होगा वो आपका कहाँ पर होगा? ये इस वाले लोकेशन पर होगा, ठीक है जी। ये होगा आपका सन, ये आपका हो जाएगा सन एट अपेरेंट नून, ठीक है। अब अगर ये अपेरेंट नून पे सन यहाँ पर है तो इसका मतलब है कि ये हो गया मेरिडियन, राइट, और ये हो गया इक्वेटर। तो अगर ये सन अपेरेंट नून पर होता है तो इसका मतलब है कि ये मेरिडियन, ठीक है, ये मेरिडियन और ये सन का, ठीक है जी, ये इसका मेरिडियन हो जाएगा, और ये इक्वेटर, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से वापस रिकॉल कर सकते हैं अगर आप मेरे पुरानी वीडियोस को देख लें। तो हम ये लिख सकते हैं कि therefore in this case the sun is on कहाँ पर होगा? is on the intersection
intersection of celestial equator and observer meridian, या मेरिडियन जो भी लिखना चाहें, ऑब्जर्वर मेरिडियन। इन केस अगर आपको ऑब्जर्वर मेरिडियन नहीं पता तो ऑब्जर्वर मेरिडियन की डेफिनेशन आपके पास एग्जिस्ट करती है इनिशियल लेक्चर्स के अंदर, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमने अपनी डायग्राम बना ली। अब आप मुझे यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिल रही है, तो ज़रा ये बताइए कि जो सन का जेनिथ डिस्टेंस है वो क्या होगा, जिसको हमने वहाँ पर जी से शो किया था। तो ये जेनिथ डिस्टेंस जो है ये जेनिथ से ये वाला डिस्टेंस होता है। हमने सपोज किया था कि ये एस है एक्चुअली आपका, ठीक है जी। तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, तो ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस इक्वल होगा पी एस माइनस पी जी, राइट। तो ये डिस्टेंस बराबर होगा पी एस माइनस पी जी। तो पी एस कितना है आपके पास, पी एस हो जाएगा 90 डिग्री। ये जो पी एस है आपके पास, पी से लेकर एस तक, ये आपके पास हो जाएगा 90 डिग्री। तो क्या आपको ये 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं आया, पहले तो हम इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो चले मैं आपको पहले 90 डिग्री वाली चीज़ को और अच्छा एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए। हो सकता है कि आपको अगर नहीं समझ आई होगी ये बात तो आप समझ सकेंगे। वैसे ये जो डायग्राम मैं अब बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ये कोई बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, यानी सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये है आपका सपोज़ कीजिए सेलेशियल इक्वेटर, ठीक है जी। ये हो गया इक्वेटर, वहाँ पर होराइजन बनाया था, यहाँ पर मैंने बनाया इक्वेटर। और ये हो गया आपका सपोज एलिप्टिक। एलिप्टिक वो पाथ होता है जहाँ पर सन मूव करता है, ठीक है जी। ये हो गया आपका एलिप्टिक, ठीक है जी। ये हो गया आपका एलिप्टिक। और यहाँ पर ये जो है वो पोल हो जाएगा और ये डिस्टेंस के हो जाएगा, और ये के जो होता है वो बेसिकली एलिप्टिक का पोल होता है, जैसे कि हमें पता है। अब सन जो है वो बेसिकली इक्वेटर पर होगा, और तो सन की पोजीशन यहाँ पर होगी, ठीक है जी। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है P से लेकर S तक का, ये S हो गया ना, ये P से S, तो ये बताएं कि P से लेकर S तक जो डिस्टेंस है ये कितना होगा। तो ऑफ कोर्स P से लेकर S तक ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। क्योंकि ये ग्रेट सर्कुलर आर्क है तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो मैं PS को जो 90 डिग्री लिख रहा हूँ, तो ये आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि जो PS है आपका इस तरह 90 डिग्री होगा। सिर्फ डायग्राम में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर मैंने इलिप्टिक शो नहीं किया, बस सेलेशियल इक्वेटर दिखा दिया। वरना ये डायग्राम चाहें तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी यानी इक्वेटर को, होराइजन को, इक्वेटर को और इलिप्टिक साथ साथ बनाऊंगा तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो जाती है, ठीक है जी। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि P से लेकर S तक डिस्टेंस कितना है, तो ये 90 डिग्री होगा, और यहाँ पर मैंने आपको इस तरह समझा दिया है कि 90 डिग्री कैसे होगा, ठीक है। और P और Z का डिस्टेंस कितना है, तो ये बराबर है 90 डिग्री माइनस फाई के इक्वल है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा फाई। तो ये आ जाएगा आपके पास सन का जेनिथ डिस्टेंस। और ये सन का जेनिथ डिस्टेंस कब होगा, एट इक्विनॉक्सेस के ऊपर, क्योंकि इक्विनॉक्सेस के ऊपर ये जो होता है आपका वो क्या कहाँ पर होता है, एट इक्विनॉक्स, ठीक है जी, क्योंकि इक्वेटर पर होता है, जैसा कि पहले कहा गया है आपसे। तो इसका मतलब ये है कि जो अभी आपने इक्वेशन नंबर 1 यानी ये जो फर्स्ट फार्मूला आपके पास बना है, इस फार्मूले में इस z की जगह पर, ये तो जनरल फार्मूला हो गया, अब इस फार्मूले में z की जगह पर आपने क्या पुट कर देना है, इक्विनॉक्स वाली वैल्यू यानी फाई पुट कर देनी है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब आपका ये जो x है ये इक्वल हो जाएगा h tan फाई, और ये आपके पास बन गई है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी। बहुत गौर से चीज़ों को आपने समझना है। ये बन गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। तो ये x क्या चीज़ है, तो ये आपका जो है वो लेंथ ऑफ द शेडो है एट इक्विनॉक्स, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं सोलिटिसाइज पर, कि ये आपने बताना है कि ये कितना होगा। फिर सवाल को पढ़ते हैं, वापस अपने सवाल पर चलते हैं। अब सवाल में आपसे क्या कह रहे हैं, ये तो बात हो गई x इज द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट ऑन द लेवल ग्राउंड बाय द वर्टिकल पोल, ठीक हो गया, अपेरेंट इन इक्विनॉक्स, ठीक है जी। एंड y इज द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय द सेम पोल एट द समर व्हेन द सन इज ऑन प्राइम वर्टिकल। पहली बात ये है कि सन को तो आपने प्राइम वर्टिकल पर बनाना है सेकेंड पार्ट के लिए, तो सन आपका कहाँ पर होगा, प्राइम वर्टिकल पर होगा। तो ये मैं यहाँ पर जो है इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अगेन व्हेन पहले इक्विनॉक्स पे था, प्राइम वर्टिकल पर है, सन इज ऑन द प्राइम
प्राइम वर्टिकल। ठीक है जी, तो मैं पहले आपको ये डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। तो पहले आपको ये हम डायग्राम बना लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये बन गई है और ये आपका सेलेशियल स्फीयर हो गया। ठीक है जी, इसके थोड़े से रिमेनिंग पार्ट्स को जो है वो यहाँ से आप रिमूव कर लीजिए ताकि डायग्राम ज़रा खूबसूरत हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, ये आपके पास हो गया होराइज़न, ये आपके पास आ जाएगा होराइज़न, और ये होराइज़न का जो ये ज़ेनत आ जाएगा आपके पास। फिर ये बन गया है आपका सेलेशियल इक्वेटर। ठीक है जी, ये बन गया आपका सेलेशियल इक्वेटर, और ये हो जाएगा P, और यहाँ पर आ जाएगा ये 90-5 हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि प्राइम वर्टिकल। अब ये प्राइम वर्टिकल क्या होता है, आप चाहें तो मेरी वीडियो में देख लीजिएगा, लेकिन सपोज़ कीजिए कि अब ये चले मैं आप यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अब सपोज़ कीजिए कि ये है आपका इलिप्टिक, ये है आपका इलिप्टिक, यानी इलिप्टिक एक्चुअली वो पाथ होता है जिस पाथ के ऊपर सन मूव करता है। ये है आपका इलिप्टिक। ठीक है जी, ये है इक्वेटर, और ये हो गया है आपका इलिप्टिक। तो यहाँ पर ये है इलिप्टिक, तो ये है सपोज़ कीजिए कि प्राइम वर्टिकल, यहाँ पर आपका सन आपके पास मौजूद है। तो ये आपके पास अब डिस्टेंस कितना होगा, अब सेंटर से लेकर मैं आपको ज़रा बताऊँ यहाँ पर कि ये जो एंगल होता है ना इन दोनों के दरमियान, यानी जो इन दोनों के दरमियान ये जो एंगल आपके पास होता है ना, ये एंगल होता है एप्सिलॉन। ठीक है, तो अगर ये एंगल एप्सिलॉन, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि जो इक्वेटर है आपके पास, सेलेशियल इक्वेटर, और बल्कि इसको इस तरह नहीं बनाना चाहिए, सिर्फ यहाँ पर आपको एक जनरली समझाने के लिए मैंने बना दिया। एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। जी जी, तो ये 90-5 तो चले ऐसे ही रहेगा। हाँ जी, यहाँ पर मुझे इसको इस तरह बनाना चाहिए, यानी ये डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी। ये इक्वेटर को जो है वो ऐसे कर कहीं कट कर रही होगी। ठीक है जी, इस तरह कर कहीं कट कर रही होगी। अभी तो यहाँ पर कोई ख़ास अच्छी नहीं बन रही है, लेकिन चलें, इस तरह कर कट कर रही होगी। जैसे कि ये ऐसा है ना, और हम ये कहते हैं कि ये है आपका सेलेशियल इक्वेटर, और ये है आपके पास क्या है, इलिप्टिक। तो इनके दरमियान ये जो एंगल है ना, ये एंगल होता है एप्सिलॉन। ठीक हो गया, लेकिन ये है आपके पास इक्वेटर, और इसी तरीके से यहाँ पर ऐसे कर आपके पास बनेगा क्या, इसी तरीके से ऐसे कर आपके पास ये बन जाएगा आपके पास एक इलिप्टिक, ये हो जाएगा इलिप्टिक। ठीक है, ये हो जाएगा इलिप्टिक, रफली मैंने बना दिया यहाँ पर, इलिप्टिक हो गया, ये हो जाएगा इक्वेटर। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान ये जो एंगल है, ये एंगल हो जाएगा एप्सिलॉन। ठीक है, जैसे कि हम पहले भी इसको आपके लिए बता चुके हैं कि ये कैसे होता है। ये मैं इसको रब कर लूँ यहाँ पर ताकि अच्छे जी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पर जो है वो सन आपका जो है यहाँ पर इलिप्टिक पर कहीं होगा। ठीक है जी, ठीक है जी, तो ये सन आपका यहाँ कहीं इलिप्टिक के ऊपर होगा। तो ये आपके पास आ जाएगा, आपने ये डिस्टेंस, तो ये वाला जो डिस्टेंस है आपके पास, ये कितना है डिस्टेंस, ये बेसिकली एप्सिलॉन है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास, ये एंगल हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा, राइट। और ये कितना हो जाएगा एंगल, ये एंगल कितना होगा, ऑफ कोर्स कि अगर ये प्राइम वर्टिकल के ऊपर है, देखें ये प्राइम वर्टिकल पर है, तो प्राइम वर्टिकल पर होने का मतलब ये है कि ये मैं इसको थोड़ा सा रब कर लूँ यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने के लिए। हाँ, ये तो प्राइम वर्टिकल पर होने का मतलब ये है कि ये जो एंगल होगा आपके पास, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो इनकेस अगर प्राइम वर्टिकल का कॉन्सेप्ट ना हो तो मैंने वहाँ पर उसको भी एक्सप्लेन किया है अपने लेक्चर्स के अंदर, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास इस तरह की एक डायग्राम बन जाएगी। तो इस डायग्राम को मैं ज़रा अलग से बना लेता हूँ आपके लिए। दिस इज़ P, ये बन जाएगा आपके पास Z, और ये आपके पास आ जाएगा, ये ऐसे कर आपके पास आ जाएगा S। इसको इस तरह आप कर लें जॉइन, राइट। ये बन जाएगा आपके पास 90 डिग्री माइनस दिस, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा Z। ठीक है जी, तो ये एप्सिलॉन, मेरा ख्याल है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि ये डिस्टेंस एप्सिलॉन है, तो ऑफ कोर्स ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये 90 माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा, और ये जो एंगल है आपके पास, ये एंगल बन गया आपका 90 डिग्री।
हो गया। अब अगेन अगर मैं इसके ऊपर जो है वो नेपियर रूल अप्लाई करूं, अगेन मैं नेपियर रूल इसलिए कहता हूं क्योंकि जब 90 मिल जाता है तो मुझे नेपियर रूल लगाकर सॉल्व करना मुझे आसान लगता है चीज़ों को। तो ये बन गया आपका नेपियर रूल के थ्रू ये आपने इसके डिफरेंट पार्ट्स बना लिए हैं। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। यानी ये 90 - 5 है तो बेसिकली ये z हो जाएगा। आप इसे 90 कंसिडर कर रहे हैं तो इन दोनों को तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो जब इन दोनों को आप नहीं छोड़ेंगे तो ये z ऐसे ही रहेगा, 90 - 5 एज इट इज़ रहेगा। ये बन जाएगा 90 डिग्री माइनस 5, ठीक है जी। और फिर हमें इसकी और इसकी ऐसा ज़रूरत नहीं है, इसके ऑपोजिट साइड को देख लीजिए। तो जब इसको 90 में से आप माइनस करेंगे तो ये यहाँ पर सिंपली इससे तो क्रॉस कर दें, इसकी ज़रूरत भी नहीं, इसकी ज़रूरत भी नहीं, और ये बन जाएगा एप्सिलॉन ऐसे कर, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर मेंशन भी कर दूँ वापस से, क्योंकि मुझे डाउट है कि कहीं आप वो ना हो जाएंगे। यानी एप्सिलॉन जो है वो बेसिकली इलिप्टिक और इक्वेटर की तरह एंगल है एट इक्विनॉक्स एंड सोलेसाइस। तो क्या होता है यहाँ पर, जब आप साइन के साथ आप मिडिल करते हैं, साइन ऑफ मिडिल पार्ट जो होता है वो बराबर होता है कॉस ऑफ ऑपोजिट और कॉस ऑफ ऑपोजिट, ठीक है जी। ये आपका बेसिकली फार्मूला होता है। अब अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर ये साइन के साथ हम मिडिल एप्सिलॉन ले रहे हैं, यानी ये आपका मिडिल पार्ट हो जाएगा, तो ये अगर मिडिल हो जाएगा तो ये दोनों इसके ऑपोजिट हो जाएंगे, ठीक है जी। ये ऑपोजिट और ये भी ऑपोजिट, तो ये हो जाएगा साइन एप्सिलॉन इज इक्वल टू, दिस इज कॉस 90 डिग्री माइनस 5 एन कॉस z। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ये हम कब बात कर रहे हैं, या हम सॉलिड साइज की बात कर रहे हैं ना, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा साइन एप्सिलॉन इज इक्वल टू, दिस इज साइन 5 एंड कॉस ऑफ z, ठीक है जी। तो ये आपके पास बन जाएगा, मान लें कि ये इक्वेशन स्टैटिक हो गई आपके पास, ठीक है। और इसी इक्वेशन में अगर हम cos z को सब्जेक्ट कर लें तो cos z अगर सब्जेक्ट करते हैं तो साइन उधर जाकर कोसेक की फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये इक्वल होगा साइन एप्सिलॉन और ये हो जाएगा आपके पास कोसेक फाई, साइन एप्सिलॉन एंड कोसेक फाई। और ज़रा अगर आप अपनी प्रॉब्लम पर आप चलें तो इस प्रॉब्लम में अगर आप देखिए तो यहाँ पर ये चीज़ मेंशन है कि बताया हुआ कि साइन एप्सिलॉन एंड कोसेक फाई जो होता है उसकी जगह पर आप साइन साई लिख सकते हैं, यानी प्रूव हमें ये करना है, तो ये साइन साई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो पूरी वैल्यू है आपके पास, ये पूरी वैल्यू एक्चुअली आपके पास बन गई है जी, ये पूरी वैल्यू आपके पास बन गई है। कॉस z इज इक्वल टू, जी जनाब क्या बन गई है, साइन साई, ठीक है जी। ये प्रॉब्लम में मेंशन है। अब यहाँ पर ऑफ कोर्स आपको ये चीज़ कंफ्यूज कर रही होगी कि साइन साई क्या है। मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि साइन साई क्या है। आप चाहें तो उसको फर्दर इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये जो साइन लिखा हुआ है इसको आप कॉस लिख लीजिए, और ये जो साई लिखा हुआ है इसको आप 90 डिग्री माइनस साई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि कॉस 90 माइनस साई साइन साई के इक्वल हो जाएगा। इसमें अगर कंपेयर करें तो अब z की वैल्यू ये लिखी जा सकती है, यानी ये जो z है आपके पास ये इक्वल होगा 90 डिग्री माइनस साई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। तो मैं भी आपको ये साई एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये साई कौन सा एंगल है, ठीक है। तो अब ये आपके पास हो गया। तो इसका मतलब ये कि ये हो गया आपका z की वैल्यू आ गई। वो जो हमने z की वैल्यू भी निकाली थी, पहले हमने z की वैल्यू जो फाई निकाली थी, ये कब निकाली थी कि जब हमारा सन जो है वो इक्विनॉक्स यानी इक्वेटर के ऊपर होता है। और ये वैल्यू हमने कब निकाली है, सॉलिड साइज पर निकाली है, यानी जब हमारा सन कहाँ होता है, प्राइम वर्टिकल के ऊपर होता है। तो बेसिक फार्मूला तो यही रहेगा, लेंथ ऑफ द शेडो का फार्मूला जो भी हमने निकाला था ये तो यही रहेगा, बस z की जगह इसकी वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ही आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपने। तो अब यहाँ पर जो लेंथ ऑफ द शेडो हो जाएगी आपके पास, हेंस लेंथ ऑफ द शेडो। तो ये जो लेंथ ऑफ द शेडो आपके पास हो जाएगी, हम सपोज कर रहे हैं इसको y के बराबर ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये बन जाएगा y इज इक्वल टू, और ये इक्वेशन नंबर 1 ही इंप्लाइज हो रही है आपके पास, ठीक है जी। तो y इज इक्वल टू h, और ये हो जाएगा 10, और z की जगह पर आप क्या लिखने वाले हैं, t की जगह पर आप लिखने वाले हैं 90 डिग्री माइनस साई, राइट। और ये 90 माइनस साई किसके इक्वल होता है, ये बराबर होता है h कॉट साई के।
तो ये आपके पास एक और इक्वेशन फॉर्म हो गई है और ये बन गई है आपके पास इक्वेशन नंबर 3। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक मेरे साथ साथ हैं और आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होंगी। तो क्या आपको ये बात समझ आई है यहाँ पर, या ये चीज़ इस चीज़ का कोई हिंट मिलती है कि ये साई कौन सा एंगल होगा आपके पास? साई क्या होगा? वैसे तो आपने अपने इसमें रिज़ल्ट के थ्रू निकाल ली हैं सारी बातें कि ये साइन साई के इक्वल होगा, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं स्पेशली कि ये बताएं कि साई क्या होगा, तो क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये साई कौन सा एंगल होगा? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको और आप बहुत आसानी से गेट कर लेंगे कि साई कौन सा एंगल होगा। जी जनाब, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि साई क्या होगा तो क्या करेंगे आप? क्या बताएंगे कि मुझे साई कौन सा एंगल होगा? क्या आपको कुछ आइडिया हो रहा है? बस कुछ भी नहीं है। साई का मसला ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर इस वाले लोकेशन के ऊपर सन है आपके पास, ठीक है जी, तो ये जो जी के साथ जो डिस्टेंस है, और यानी यूँ समझ लें कि जो आपका सन जो है वो बेसिकली अगर प्राइम वर्टिकल के ऊपर होता है, यानी इस वाली जगह पर है, ये जो प्राइम वर्टिकल पर सन है, तो साई बेसिकली, ये मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। तो ये जो आपके पास है, मिसाल के तौर पर मान लें कि ऐसे कर लें, और ये यानी ये वो जो एंगल है, ये फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि डी पकड़ करते हैं, तो याद रखें कि ये जो एंगल है, ये एंगल बन जाएगा एंगल साई। ठीक है, यानी मान लें कि अगर ये वाला एंगल है आपके पास थीटा, कोई एडिशनल एंगल है थीटा, यानी यूँ समझ लें कि जब सन इस तरह मूव करेगा आपके पास, तो ये वाला एंगल जो है वो चेंज होता रहेगा, यानी ये डिस्टेंस ये जो है वो चेंज होता रहेगा आपके पास। ठीक है, तो ये वाला एंगल बेसिकली आपका साई एंगल हो सकता है। फ़िलहाल इस प्रॉब्लम में यहाँ पर फ़िलहाल मेंशन तो नहीं किया गया कि आप साई को एक्सप्लेन करें, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया आपको कि ये साई के इक्वल होगा। और फाइनली अब आप क्या करने वाले हैं, अपने फाइनल रिज़ल्ट के लिए आप जो है वो यहाँ पर एच को एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि एच की हमें ज़रूरत नहीं है। एलिमिनेटिंग एच। अब ये एच कैसे हो सकता है? बाय डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। तो इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप 3 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? वी गेट x अपॉन y इज इक्वल टू, देखें जी, ये आई थिंक दो बातें, एक मिनट में कोई चीज़ मिस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ। हाँ जी, तो पहली चीज़ ये, हाँ सॉरी, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज ही हो रहा था कि इसमें ब्रेथ की कहीं नहीं बात पूछी गई। अच्छा, अगर हम चौड़ाई भी निकालना चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन आई थिंक वो अब हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर है, जिसमें आपसे कहा गया कि जो शेडो है उसकी चौड़ाई कितनी होगी वो भी निकालनी है। खैर, इसको हम डिवाइड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपके पास 10 फाई डिवाइडेड बाय कॉट साई, और आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 10 साई एंड 10 फाई। तो यहाँ पर रिलेशन मिल गया कि x जो है वो बराबर हो गया किसके? y टाइम्स ऑफ 10 साई एंड 10 फाई। तो आपसे यही कहा गया था कि आप यहाँ पर ये प्रूफ करें कि ये जो शेडो की लेंथ है इक्विनॉक्स के अंदर, ये जो लेंथ ऑफ द शेडो है, ये बेसिकली आपका जो है किसके इक्वल होगी? ये आपके पास इस पूरी रिलेशन के इक्वल होगी। यही बात आपने प्रूव करना था, जबकि साथ साथ हमने इसको यूज़ भी किया कि गिवन में हमारे पास ये था पेयर। ये बात हमने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि यहाँ जो साइन साई था आपके पास, वो आपके पास साइन एप्सिलन एंड कोसेक फाई के इक्वल था। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपने अपने रिजल्ट को प्रूव कर दिया। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर ये स्टेप बाय स्टेप्स, ये जो डिटेल इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है, ये प्रॉब्लम आपको समझ आ गई होगी। इन केस फिर भी कोई इश्यूज़ हैं, आपको ये प्रॉब्लम अगर नहीं समझ आती तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो जो हैं वो बिल्कुल नॉन कमर्शियल हैं और अनपेड वीडियोज़ हैं, सिर्फ़ और सिर्फ शौकीन मैं हूँ चूँकि एस्ट्रोनॉमी का, तो मैंने ये वीडियोज़ बनाई हैं और उम्मीद है कि इन वीडियो से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। Thanks for watching this video. Allah Hafiz.